हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज आपके हिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ योर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप इस चैप्टर की हेडिंग देख सकते हैं, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इसका मतलब तो आपको अच्छे से पता है, बुनाई करने वाले और जो आपका लोहे का काम करते हैं, बाकी जो उद्योगों के मालिक होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। सो व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज अ फिगर ऑफ अ पोर्ट ऑफ सूरत इन 17th सेंचुरी। यानी सूरत जो कि गुजरात में है, तो उसका जो पोर्ट का एरिया है 17वीं शताब्दी का, तो व्यवसाय के लिए जितनी भी शिप्स वहाँ पे हैं उनकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो अब देखते हैं आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। नाउ सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड। ठीक है, अब वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये आपका ईस्ट है, तो जो भी आपके देश ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल के किनारे, समंदर के किनारे लगे हैं, ये आपके ईस्ट कोस्ट पे हैं। और ये देखिए अरेबियन सी है यहाँ पर, तो जो भी आपके देश यहाँ समंदर के किनारे, ये आपके वेस्ट कोस्ट कहलाते हैं। तो चूंकि गुजरात आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, सूरत यहाँ पर है, तो इसीलिए इसको कहा गया है वेस्ट कोस्ट। ओके, तो देखिए अब ये जो वेस्ट कोस्ट है, ये एक समय में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक दृष्टि से हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक व्यवसाय होता था, क्योंकि ये पोर्ट एरिया था। यहाँ पे सामान को उतारने और चढ़ाने का काम होता था, यहीं से सारी ट्रेडिंग आपकी होती थी। ठीक है, अब ये जो डच और इंग्लिश हैं, ओके, सो डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगैन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। अभी 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि जो डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स थे, उन्होंने जो इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है 17वीं शताब्दी में किया था, लेकिन इसकी जो महत्वता थी वो 8वीं शताब्दी तक आके जो है वो घट गई थी। ओके, तो अब ये चैप्टर आपका एक्चुअली है क्या? So this chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries. Okay? अब देखिए यहाँ पे आपको ये चैप्टर बताता है कि जो हमारा भारत है, प्यारा भारत है, उसमें जो आपके उद्योग थे, ठीक है, जो भी क्राफ्ट के काम होते थे। क्राफ्ट आपको पता है ना, क्राफ्ट माने कोई भी किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन या ट्रेड जहाँ पे हाथ से काम होता है ना, हाथ से लोग अपना आर्टिस्टिक स्किल उसमें यूज़ करके कोई सामान बनाते हैं, उसे कहा जाता है क्राफ्ट। इंडस्ट्रीज आपको पता है जो उद्योग होता है। तो इसमें जो ब्रिटिश रूल है, तो ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडिया की जो स्थिति थी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को लेके, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो इसमें अब जो आपका टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील, ठीक है, तो मेनली दो इंडस्ट्रीज हैं। कौन सी? पहली है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो बोथ दीज इंडस्ट्रीज वेर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इन दोनों इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हाथ था जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें, राइट? So now, mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. अब देखिए जैसे कि भारत में जो कॉटन का काम होता था, जो कपड़े बीने जाते थे, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत मांग थी, इसके टेक्सचर के लिए, इसकी फाइन क्वालिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे भारत में क्या था, हाथ से बुनाई होती थी। ठीक है, लेकिन अब इंग्लैंड जो था, वहाँ पे जब मशीनों का आविष्कार हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन्होंने इसी कॉटन को रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी भारत से ये कच्चा माल लेके अपने देश में जाने लगे और मशीनों पे बुन कर उन्होंने उसी का फाइनल प्रोडक्ट बनाया। और चूंकि मशीनों पे बना हुआ जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा महीन होता है, ठीक है, उसकी बुनाई बहुत अच्छी होती है और वो सस्ता भी पड़ता है। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया, कच्चा माल तो भारत से उठाया और फिर वो ले जाके अपनी मशीनों पे बनाया और उसको जो है पूरे देश में, अब पूरे वर्ल्ड में ले जाके बेचने लगे। और फिर दोबारा वही लाके उन्होंने इंडिया में भी बेचा, दुगने और तिगुने दाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया और यही जो है इनका फिर औद्योगिक क्रांति कहलाया 19वीं शताब्दी में। ओके, नाउ अब देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें। इट स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850s। ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन को उस वक्त कहा जाता था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब जो ब्रिटेन के बनाए हुए गुड्स थे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे थे, इन्होंने अपना सिक्का जमा रखा था। ओके, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डोमिनेटेड वर्ल्ड ट्रेड। क्यों? बिकॉज ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, मशीनों पे इनका कॉटन का कपड़ा बना करता था। ठीक है, प्लस इनकी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, ये भी 1850 में जो है काफ़ी ग्रो कर गई, राइट? सो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
इट हैज़ प्रमोटेड द ग्रोथ इन द ब्रिटेन। अभी देखिए, अब इसका बहुत बड़ा कारण ये था, जैसे अभी हम एक आम तरीके से बात करें तो जो आपका यूरोप था, ठीक है, यूरोप इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 8% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड मास, यानी हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे मात्र 8% जो है आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने 1492 से लेकर आपका 1914 तक, ठीक है, इतने टाइम में इन्होंने तकरीबन 80%, 80% का आपका प्लैनेट का जो लैंड मास था उस पे इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, यानी इन्होंने कॉलोनीज बना ली। ठीक, ये लोग क्या करते थे, समंदर के रास्ते एक्सप्लोर करते थे, है ना। एक्सप्लोर करने का मतलब समंदर के रास्ते ये लोग नए नए देशों की खोज करते थे कि भाई कौन सा देश कहाँ पर है, वहां से हमको क्या मिल सकता है। तो ऐसे खोज करते करते इन्होंने बहुत सारे देशों की खोज की, ठीक है। और तकरीबन 57-58 के ऊपर इनकी कॉलोनीज मानी जाती हैं। इन्होंने तकरीबन मतलब किसी को नहीं छोड़ा। जैसे अब बहुत से देश इनकी कॉलोनीज थे, जैसे सिंगापुर, भाई भारत के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, पहला तो हमारा भारत ही है। फिर सिंगापुर, जमाइका, हांगकांग, कनाडा, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, भूटान, मतलब बहुत से देश पे इन्होंने राज किया। तो अब इनकी पॉलिटिक्स क्या थी कि ये जो कच्चा माल था ना, इन लोगों को अपनी कॉलोनी से मिल जाता था। कॉलोनी का मतलब जिसपे ये शासन करते थे, जिसपे इन्होंने अपना जिसको अपना इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। तो वहां से ये लोग कच्चा माल लेके जाते थे, उसको फिर अपने देश में मशीनों पे बना के फिर उसको क्या करते थे, सब जगह बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे, ठीक है। तो ये था इनका एक औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा कारण। और ऐसा क्या बात था, ऐसी क्या बात थी कि भाई ये जो है ये भी इंसान है और बाकी कॉलोनीज में भी लोग इंसानी थे, तो क्या कारण था कि इन्होंने जो है उन पे इतनी जल्दी विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। तो इनकी एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि थी, ओके, वो थी आपकी इनका गन पाउडर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये जो इनका इन्होंने गन पाउडर टेक्नोलॉजी था, वैसे तो गन पाउडर टेक्नोलॉजी जो है आपकी चाइना में विकसित हुई थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल और बहुत से कारणों के कारण, इकोनॉमिकल कारणों के कारण जो है यूरोप में जो है इसका इस्तेमाल हुआ। उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी मिली, तो इन्होंने फिर इसको यूज़ करके, जैसे इनका जैसे गन्स होती हैं, ओके, गन्स बनाए। फिर उन्होंने अपने शिप्स, आर्म्ड शिप्स बनाए, ठीक है, लैस शिप्स जो आपके आर्म्ड होते हैं, ओके, हथियारों से लैस होते हैं। फिर इनका जो एक फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस था। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके इन्होंने अलग अलग देशों को जो है अपनी कॉलोनीज बना लिया, सबको अपने अंडर में ले लिया, ओके। अब इनकी राजनीति क्या होती थी, पहले तो ये अपना गन पाउडर टेक्नोलॉजी और बाकी इनका जो भी आर्म्ड शिप था, फोर्टिफिकेशन की टेक्निक थी, ये सब इस्तेमाल करके पहले ये इनको अपना गुलाम बना लेते थे देशों को। और गुलाम बनाने के बाद फिर क्या करते थे, जब ये अंदर घुस जाते थे तो इनकी बहुत बड़ी एक जो अ, एक प्लानिंग थी, वो थी आपकी टैक्सेस की, ठीक है। ये रेवेन्यू वसूल करना शुरू कर देते थे, यानी जिस देश में रह रहे हैं ना, उसी देश में रह के उन्हीं का पैसा लेके, उन्हीं का कच्चा माल लेके, ठीक है, अपने देश में जाते थे और वहां पे प्रोडक्शन करके फिर उनको उन्हीं के सामान बना के फिर दुगने तुगने दाम में बेचते थे, ठीक है। तो ये थी ब्रिटिश की पॉलिसी, जिसके जरिए इन्होंने इतने सालों तक अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा एक जो क्रांति हुई थी उसका इन्होंने पूरा लाभ उठाया, ठीक है। चलिए, ये तो हुई एक आम बात। तो अभी तक आपको समझ में आ गया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी आपका पूरे देश में जो है ये जो भी सामान मैन्युफैक्चर करते थे वो सब वहाँ पे इस्तेमाल होता था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ब्रिटेन में जो आपकी औद्योगिक क्रांति हुई उसका जो है भारत से बहुत बड़ा एक नाता है, क्योंकि किस प्रकार से उन्होंने इंडिया पे उन्होंने अपने आप को मर्चेंट बता के, व्यापारी बता के उन्होंने एंटर किया यहाँ पे। फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे राज्यों पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया, उसके बाद उनको अपनी कॉलोनी बनाया और उसके बाद फिर बहुत से तरीके, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या किया, अपने देश में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की उन्होंने स्थापना की। सुनाओ, अब आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आई, उसने कैसे कैसे जो है टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया और फिर कैसे उनका जो एक व्यापार का पैटर्न था, ठीक है, वो दशकों के हिसाब से बदलता चला गया।
अब लेट 18th सेंचुरी तक द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। ठीक है, अब इतने समय तक ये लोग क्या करते थे, गुड्स जो है वो इंडिया से लेते थे, बदले में वो क्या देते थे, चांदी देते थे। ठीक है, अब ये जो चांदी देने की प्रक्रिया थी ये भी बाद में खत्म हो गई थी, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब इनको बंगाल की नवाबी मिल गई थी उसके बाद तो इनकी 5 उंगलियां घी में थी। ठीक, यानी रॉ मटेरियल भी हमारा, पैसा भी हमारा, देश भी हमारा, और सारे का सारा प्रॉफिट जो है इनकी जेब में। ओके, so now, with the growth of industrial revolution, industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. ठीक है, अब जैसे जैसे इनकी औद्योगिक क्रांति बढ़ती चली गई तो जो इनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, इनको इंडिया जो है एक बहुत ही मेन कंट्री लगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट इनको मिल गया था अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगैन फ्लडिंग इंडिया। ठीक है, अब समय जैसे से बीतता गया, जैसे कि इनके यहाँ मशीनें आ गई तो ये बहुत बड़े पैमाने पर सामान बना बना के ला के इंडिया में बेचने लगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ हमारे भारतीय क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल्स एंड वर्ल्ड मार्केट। अभी देखिए, लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750। अब ये 1750 की बात कर रहा है, अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कनकर्ड बंगाल। ठीक है, अब ये बता रहा है 1750 का टाइम है, ये वो वक्त है अभी जो ब्रिटिश उन्होंने बंगाल पे विजय प्राप्त नहीं की थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद है बैटल ऑफ प्लासी, तो ये जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी है ये आपकी किस ईयर में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1757 में। ठीक है, अब ये किसके नेतृत्व में किया गया था, इनके लीडर कौन था, वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो अब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही जब हुई, उसके बाद जाके इनको जब बंगाल की दीवानी मिली, ठीक है, उसके बाद की चीज़ें जो है बहुत बदल गई थी। लेकिन ये बात करें 1750 की, यानी 7 साल पीछे, तो उस वक्त क्या था, देखिए, इंडिया वॉज बाई फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। उस वक्त तक इंडिया जो है पूरे संसार में कॉटन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिन्यूड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सेस क्राफ्टमैनशिप। इंडिया बहुत फेमस था, किस लिए, क्योंकि उसके यहाँ जो कॉटन के कपड़े बनते थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और प्लस उसमें वैरायटीज थी। ठीक है, तरह तरह के कपड़े बनाया करते थे वो लोग। ओके, नाउ दे वेर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज वेयर जावा, सुमात्रा एंड पेनंग। ठीक है, अब ये जो कपड़े कॉटन के इंडिया में बनते थे ये कहाँ कहाँ पे बेचे जाते थे, तो सबसे पहले इन्होंने नाम लिया है आपका साउथ ईस्ट एशिया का। ओके, अब देखिए देखिए ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, इसको हम लोग वर्ल्ड मैप पे देख रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। नाउ सी हियर, these are your Southeast Asian countries. Okay, this includes your Indonesia, okay, then your Malaysia, Cambodia, Thailand, Vietnam। ठीक, यहाँ पे बहुत से देश हैं आपके। ठीक है, तो इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। ओके, तो अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो आपकी मार्केट थी इंडियन कॉटन क्लॉथ्स की बहुत बड़ी थी, और उसमें भी जो आपके देश थे, ठीक है, जैसे आपका हो गया जावा, सुमात्रा और पेनंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग थी। तो जो सुमात्रा है ये आपका जो है इंडोनेशियन आइलैंड है, इंडोनेशिया में आता है, और जावा भी उसी का हिस्सा है, और जो पेनांग है ये आपका आता है मलेशिया में। ठीक है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, फिर आपकी जो है सेंट्रल एशिया का पार्ट भी इन्होंने बताया, यानी सेंट्रल एशिया के देशों में भी इन कपड़ों की मांग थी। नाउ सी, दिस इज़ योर सेंट्रल एशिया। ठीक है, अभी सेंट्रल एशिया में ओके, अभी सेंट्रल एशिया में जो भी आपके देश आते हैं, ठीक है, ये आपका हिस्सा है सेंट्रल एशिया का, जैसे आपका हो गया उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान। ठीक है, ये सारे आपके जो है सेंट्रल एशिया के पार्ट जो है वो माने जाते हैं। ठीक, तो अभी आपने देखा कौन कौन से देश हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ और सेंट्रल एशिया, राइट। तो यहाँ पे आपके कॉटन टेक्सटाइल्स की मांग बहुत ज़्यादा थी। नाउ फ्रॉम द
सेंचुरी। ओके, अब ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। सो नाउ हियर लेट अस सी नाउ, यहाँ पे आपका जो 17वीं शताब्दी था, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज दे बिगैन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। ठीक है, अभी 17वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है लेके यूरोप में उसको बेचना शुरू कर दिया। अब इसकी जो मेमोरीज हैं, यानी ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे ऑल ओवर वर्ल्ड कि इनको अभी भी जो है मतलब एक याद के तौर पे रखा गया है। So memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages। यानी इनके कुछ वर्ड थे, उन्हीं वर्ड से जो है इन कपड़ों को जाना जाता था और वो इतने प्रख्यात थे कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। ठीक है, अभी आपका जो ये फिगर 2 है, ये भी आपका एक टेक्सटाइल का पैटर्न है। देखिए, इसे कहा जाता है पटोला वीव। ठीक, ये बुनाई का एक पैटर्न है जिसका नाम है पटोला। मिड 19th सेंचुरी में ये बुनाई की जाती थी। ओके, और ये कहाँ बिना जाता था, सूरत में और अहमदाबाद और पटन में। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इसकी मांग सबसे ज़्यादा कहाँ थी, इंडोनेशिया में। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। ठीक है, तो आपकी जो पटोला वीव थी ये आपकी सूरत में और अहमदाबाद में बनाई जाती थी और इसकी मांग जो इंडोनेशिया में बहुत अधिक थी। नाउ सी लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्रीज। अब अलग अलग जो आपके नाम हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नाउ यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। ठीक है, अभी जो यूरोप के जो व्यापारी थे, इनको सबसे पहले जो कॉटन क्लॉथ मिला था, ये इनको मिला था मोसुल में, जो कि अरब मर्चेंट्स लेके आए थे, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में इराक में है। ओके, तो अब जब इनको ये कॉटन क्लॉथ मोसुल में मिला तो इन्होंने जो है ओके इसकी क्वालिटी देखी। सो दे बिगैन रिफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल्स एज मसलिन। ठीक, तो यूरोपियंस ने जो है इसको नाम दे दिया मसलिन। तो मसलिन का मतलब क्या हुआ, अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। अभी वाइड करेंसी का मतलब क्या है, वाइड करेंसी का मतलब ये होता है इट इज़ कॉमनली नोन और इट इज़ एक्सेप्टेड इन मैनी प्लेसेस, यानी जिसको कि आम तौर पे बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है और जो बहुत जगह में बहुत आराम से इसकी जो है ये इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था आपका मुस्लिम। नाउ when the Portuguese first came to India in search of spices, they land in Calicut on the Kerala coast in southwest India। अब जो आपके पोर्चुगीज आए थे भारत में, ठीक है, तो ये आए थे मसालों की खोज में। तो मसाले की खोज में आए तो सबसे पहले ये केरला के कलिकट जगह पे कलिकट नाम की जगह पे गए। ठीक है, इट इज इन द साउथ वेस्ट इंडिया, राइट। देखिए, ये है आपका केरला का कैलिकट। यहीं पे आपके जो है पोर्चुगीज सबसे पहले लैंड किए थे जब ये मसालों की खोज में भारत में आए थे। नाउ सो लेट अस सी नाउ वेयर वी वेर ऑन कैलिकट, दैट इज ऑन द केरला कोस्ट। ठीक, तो अब ये जब पोर्चुगीज आए यहाँ पर केरला में, सो द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप along with the spices came to be called as calico, derived from calicut, and subsequently calico became the general name for all cotton textiles। ठीक है, देखिए इस शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ये पहला वर्ड हमने आपको बताया था मसलिन, तो मसलिन किसने नाम दिया था, यूरोपियन ट्रेडर्स ने। और क्यों दिया था, क्योंकि इनको जो फाइन कॉटन क्लॉथ है वो मोसुल से प्राप्त हुआ था, जिसको कि अरब मर्चेंट्स लेके गए थे, तो इन्होंने नाम दिया उसको मुस्लिन। ओके, अब ये जो पोर्चुगीज थे, ठीक, अब ये जब मसालों की खोज में आए तो मसालों के साथ साथ ही कॉटन के टेक्सटाइल्स भी लेके गए। ठीक है, जब वापस से यूरोप गए तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको नाम दे दिया कैलिको। ओके, तो अब इसका नाम पड़ गया कैलिको। तो कहाँ से निकल के आई ये, कैलिकट। ठीक, अभी कैलिकट क्या है, इसको जो है कोझिकोड भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है। ओके, कोझिकोड। ठीक है, ये आपका सिटी है केरला में। ओके, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया आपका कैलिकट। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स। तो अब कैलिको एक जनरल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, जितने भी हों कॉटन टेक्सटाइल्स उसको जो बुलाया जाता था आपका कैलिको। ओके, ठीक है, तो ये दो वर्ड जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसका आपको बहुत ही एक नॉर्मल कॉमन नॉलेज जो है इसको आपको होना चाहिए, राइट। सो नाउ let us see the next point. Now here there are many other words which point to the popularity of Indian textiles in the Western markets.
इन फिगर 3 यू कैन सी द पेज ऑफ, अच्छा ठीक है, ये जो आपका फिगर है यहाँ पे, ठीक, ये फिगर 3 में आप ऑर्डर बुक है ये, तो ऑर्डर बुक में किस प्रकार से आपके अलग अलग कपड़ों की जो है ऑर्डर किया जाता था उसके बारे में आप इसको जो है अपने से रिफर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं। So now the English East India Company sent it to the representatives in Calcutta in 1730। ठीक है, तो ये ऑर्डर बुक आपको एक फिगर में दे रखा है, इसको आप देखिए, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है इन्होंने कलकत्ता में भेजा था 1730 में। अब ये जो ऑर्डर है, ठीक है, द ऑर्डर दैट ईयर वॉज, कितने थे देखिए, 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ। देखिए कितना बड़ा ऑर्डर है ये, ठीक, इतनी मांग थी कपड़ों की उस टाइम। So browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloths। ठीक है, यही खासियत थी इंडिया के कॉटन क्लॉथ की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ठीक, तो ये देखिए 98 वैरायटीज़ के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दीज वी आर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide। Okay, सुनो, अब देखिए ये जो आपकी ऑर्डर बुक है, इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको बहुत से वर्ड मिलेंगे जिससे पता लगेगा कि इनको जो है कितनी ज़्यादा इनको मांग थी और किस किस नाम से जो इनको ऑर्डर में डाला जाता था। सो सी हियर व्हाट दे हैव गिवन। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइस्ड इन लंडन। इसकी अलग अलग कॉस्ट आप देख सकते हैं। एंड दीज ऑर्डर्स हैड टू बी प्लेस्ड 2 years इन एडवांस बिकॉज दिस वॉज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर्स टू इंडिया। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते थे ये 2 साल पहले ही ऑर्डर आ जाते थे। ठीक है, और ये पहले इंडिया में 2 साल पहले ही भेज दिए जाते थे। नाउ गेट द स्पेसिफिक क्लॉथ्स वोवन एंड शिप्ड टू ब्रिटेन। वंस द क्लॉथ पीसेस अराइव्ड इन लंडन दे वेयर पुट अप फॉर सोल्ड इन ऑक्शन। ठीक, यानी जो भी इनको कपड़े चाहिए उन्होंने 2 साल पहले ही इंडिया में इसके ऑर्डर भेज दिए, और जब ये कपड़े बन के लंदन पहुंचते थे उसके बाद इसको ऑक्शन पे डाला जाता था और बेचा जाता था। ऑक्शन पे मतलब क्या, इसकी सेल लगाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दाम देता था उसको इसे बेच दिया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर बुक। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, और ये आप देख सकते हैं अपने से। ठीक है, नाउ अमॉन्ग्स द पीसेस ऑर्डर्ड इन बल्क वी हैव प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड सिंस। ठीक है, अभी ऑर्डर बुक जब आप रिफर करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर किया गया है वो आपके जो कॉटन के कपड़े हैं वो आपके चिंद, क्वेसिस और खासा एंड बंदना। ठीक है, सो डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंद कम्स फ्रॉम। अब ये जो वर्ड चिंस है ये कहाँ से निकल के आया। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंद, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में ज़रूर ज़रूर पूछा जाता है। ये चिंद जो है और ये जो बंदना है। ठीक है, तो चिंद ये आया है आपके हिंदी वर्ड से निकल के, चिंद से। ओके, तो ये क्या है, ये चिंद क्या चीज़ है, ये कपड़ा है और कपड़े की डिज़ाइन बता रखी है विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस। राइट, ये देखिए ये है आपका चिन्स। ओके, ये सारे आपके चिन्स के प्रिंट्स हैं। ओके, यू कैन सी, सो दीज आर योर चिन प्रिंट्स। ओके, नाउ अभी आपको चिन का मतलब समझ में आ गया। ओके, इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ with small and colorful flowery designs, that is your chins, and it has derived from the Hindi word chind. So from the 1680s there started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs। ठीक है, 1680 तक जो है आपका लोगों के अंदर एक पूरा पागलपन था। ठीक है, कि भाई जो आपके इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स है उसकी जो प्रिंटिंग थी, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, और उसकी जो अलग अलग वेराइटीज़ थे फ्लोरल डिज़ाइंस उसके फाइन टेक्सचर के लिए, और उसकी सबसे बड़ी बात वो क्या थे, सस्ते थे। ठीक है, इस लोगों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, भाई सस्ता भी है और इतना अच्छा भी है, तो लोगों के बीच में मांग बहुत अधिक थी। और देखिए जो बहुत अमीर लोग थे इंग्लैंड के, ठीक है, और कौन, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, रानी जो वहाँ की थी, शी हर्सेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। इतनी ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे कि इंग्लैंड की महारानी भी इन कपड़ों को पहना करती थी। ओके, तो ये है आपका चिंस। अब दूसरा वर्ड है आपका बंदना। अब देखिए बंदना क्या है। बंदना नाउ रिफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर ज़रूर आता है। ओके, तो बंदना का मतलब आपको समझ में आ गया, एक जो बहुत ही चटक कलर का, ठीक है, प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो कि गले पे बांधा जाता है या फिर इसको सर पे पहना जाता है। देखिए ये है आपका बंदना। ओके, यू कैन सी हियर, दीज आर योर बंदना प्रिंट्स। ठीक, ये सब बंदना प्रिंट्स हैं।
और इसको देखिए इन्होंने किस प्रकार से इस लेडी ने अपने गले में बांधा हुआ है, और ये जो व्यक्ति है इन्होंने अपने सर पे इसको स्कार्फ की तरह पहना हुआ है। ओके, सो दिस इज योर बंदना प्रिंट, राइट। तो अभी आपने देख लिया बंदना और आपने चिन्स देख लिया, एंड आई होप आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नाउ, ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना। बंधना, बंधना मतलब हिंदी फॉर टाइंग, यानी बांधना, ठीक है ना, यानी किसी चीज को जब हम बांधते हैं। एंड रिफर्ड टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ठीक है, अब ये टाइंग एंड डाइंग की बात करें, ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अभी फिगर 4 पे आ जाइए। अब ये है आपका जामदानी भी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वेराइटीज थी, तो अब ये एक वेराइटी थी आपकी जामदानी। 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ये देखिए आप। सो जामदानी इज ए फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। ठीक, अब आपका मुस्लिन क्या है? मुस्लिन का मतलब होता है आपका इट इज अ फाइन कॉटन क्लॉथ, ठीक है, और मोटिव्स यानी कुछ नहीं, बस उस पर कोई पिक्चर बनाना या डिजाइन देना, ठीक है। तो जामदानी यानी जब किसी बहुत ही अच्छे एक अच्छे क्वालिटी के कॉटन के कपड़े पे जो अलग अलग डिजाइन जो है वो बनाई जाती है, और उसकी बुनाई होती है लूम के ऊपर, और उसके कलर बेसिकली होते हैं दो तरह के, एक होता है ग्रे और एक होता है वाइट। एंड ऑफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड, इसमें धागों का जो इस्तेमाल होता था, ठीक है, ये मिक्सचर होता था कॉटन और गोल्ड के थ्रेड का, एज इन द क्लॉथ इन दिस पिक्चर, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। So the most important centers of the जामदानी weaving were ढाका in Bengal and लखनऊ in the United Provinces, ठीक है, इसका जो सेंटर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाया जाता था वो था आपका बंगाल में और लखनऊ में। ओके, नाउ लेट अस सी दिस वन। व्हाट इज दिस? सो दिस इज योर प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लॉथ चिंद प्रोड्यूस्ड इन मसलीपट्टनम। ठीक, अभी आप देख सकते हैं ये जो आपका फिगर 5 है, ये आपका प्रिंटेड डिजाइन है चिंद, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे। ये सबसे ज्यादा बनता था मसलीपट्टनम में, दैट इज आंध्र प्रदेश, मिड 19th सेंचुरी में। सो दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ चिंद प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट टू ईरान एंड यूरोप। ठीक है, बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस इस प्रकार से निकल के आ जाते हैं, इसलिए हर छोटी चीज हमको जो है चैप्टर में देखनी चाहिए। नाउ योर नेक्स्ट थिंग इज बंदना, ठीक है। अभी बंदना हम पढ़ रहे थे कि इसकी जो मेथड होती है वो होती है टाइंग एंड डाइंग, यानी बांधना और सुखाना, यानी इसमें कुछ नहीं करते हैं, कपड़े को जो है आपका कपड़ा होता है उसको बांध दिया जाता है, गांठ बना दी जाती है, और एक जगह जो रंग भिगो के रखे रहते हैं, और उसमें जो है इसको डिप किया जाता है, और डिप करने के बाद फिर इसको सुखाया जाता है, मतलब पहले बांधना, और जब उसमें पूरी प्रिंटिंग हो जाती है तो फिर उसको सुखा दिया जाता है। देखिए आप ये इस कपड़े को देख सकते हैं। ओके, सो देयर वेयर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वेयर नोटेड बाय द प्लेस ऑफ ओरिजिन, कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चारपुर। ठीक है, अभी आप ऑर्डर बुक उठाएंगे तो आपको ये सारे नाम वहाँ पे देखने में आ जाएंगे जहाँ पे इन चीज़ों को जो है बनाया जाता था, जहाँ पे इन प्लेसेस की ओरिजिन थी। ओके, नाउ तो अभी आपके जो प्लेसेस थे जहाँ पे आपका इन चीज़ों की ओरिजिन थी वो थे आपके कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा एंड ओडिशा। ओके, नाउ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको इतना डीप में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा मांग थी इंडियन टेक्सटाइल की उस वक्त संसार के अलग अलग हिस्सों में। ओके, अब ये जो है आपका फिगर 6 में देखिए, फिगर 6 में इन्होंने एक और डिज़ाइन दे रखा है, और ये है आपका बंदना डिज़ाइन। ठीक, अभी बंदना जो हमने स्कार्फ और नेक पे बांधे हुए देखा था, ठीक है, वो इसका डिज़ाइन दिखा रखा है आपको। सी नाउ, अर्लियर 20th सेंचुरी में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल, ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इसकी खासियत है, तो इसकी ये है क्या एक्चुअली। सो नाउ दिस इज ओढ़नी, ओढ़नी यानी दुपट्टा जो कि लड़कियां अक्सर लेती हैं, ओढ़नी है। सो टू डाई एंड डाई सिल्क पीसेस आर सीम्ड टुगेदर विद गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो हिस्से हैं कपड़ों के। ओके, सिल्क के दो पीसेस हैं, तो इनको टाई और डाई कर दिया गया है, और आपस में फिर इनको जोड़ दिया गया है, और जोड़ा किससे गया है? गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी से। ओके, सीम्ड टुगेदर मतलब ज्वाइन टुगेदर, इन दोनों कपड़ों को जो है गोल्डन थ्रेड से जो है इनको जोड़ा गया है, राइट। सो बंदना पैटर्न्स वे मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। तो अब हम इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि आपका जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कपड़ों का जो है उत्पादन हुआ और वो कपड़े लाके फिर इन्होंने इंडिया में बेचे, संसार के बाकी भागों में बेचे, ठीक। और ब्रिटेन को जो है वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड कहा गया, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए जो भी कॉटन टेक्सटाइल थे और जो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो यहाँ पे ग्रो हुई थी वो सारी जो है वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही थी। ओके, यही सारा ट्रेड जो है वो उस पे इन लोगों का एकाधिकार था। ओके, अब 18वीं सेंचुरी तक जो है कंपनी ने जो गुड्स थे इंडिया से लेकर जो है उसको इंग्लैंड को, यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ ये बेसिकली पूरी तरीके से इंडिया के मार्केट के ऊपर डिपेंड था। अब इन्होंने जब अपनी मशीनों पे बनाए हुए कपड़े इंडिया में लाके बेचने शुरू किए तो उसका फिर हमारे इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पे क्या असर हुआ इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आपने देखा अलग अलग तरीके के जो आपके टेक्सटाइल्स थे, ठीक है, तो जो कॉटन टेक्सटाइल थी उनकी जो मांग थी, ओके, इट वाज मेनली इन द सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशियन, वेस्टर्न कंट्रीज। और इसके अलग अलग जो वर्ड हमने देखे, पहले हमने देखा मुस्लिम, तो ये यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं इनको जो फाइन कॉटन क्लॉथ मिला था वो मोसुल में मिला था, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया मुस्लिम। मुस्लिम मतलब अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, मीन्स इट इज़ अ ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। और जब पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया में आए, ठीक है, ये लोग आए थे मसालों की खोज में और ये सबसे पहले लैंड किए थे केरला के कालीकट तट पे, ठीक है, दैट इज अ कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। तो द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक प्लेस बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड एज कैलिको। यानी ये स्पाइसेस के साथ जो कॉटन के टेक्सटाइल लेके गए उसको इन्होंने नाम दिया कैलिको। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने लिया था कैलिकट से। कैलिकट कहाँ है? केरला में है। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल्स, राइट। अब हमने जो अगला आपका वर्ड देखा वो हमने देखा आपका बंदना। तो अब ये जो बंदना है, ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट चिन्स, ठीक है, अभी चिन्स देखते हैं हम लोग। तो चिन्स जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंद। तो इसका मतलब क्या होता है? अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस, राइट। एंड योर इसका ये जो मांग थी, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा थी कि इसको जो है इंग्लैंड की महारानी तक जो है पहना करती थी। और नेक्स्ट वर्ड है आपका बंदना। सो बंदना मीन्स एनी ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, ठीक है। और ये जो वर्ड है आपका ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये आपका डिराइव हुआ है बांधना। बांधना मतलब, ठीक है, किसी चीज़ को बांधना हिंदी में टाइंग बोलते हैं। रिफर टू वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, यानी बांधना और कलर करना उसको, राइट। तो ये हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स आज अपनी क्लास में देखे। और जो अगला टॉपिक है आपका इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, इसको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अब अगली क्लास तक, मेरा वीडियो आने तक, यू प्लीज़ स्टडी एंड इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। और till that time, see you. Bye bye.